अलवर जिले में भाजपा से लोकसभा सीट के उम्मीदवार केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव का गुर्जर और ओड समाज द्वारा स्वागत और अभिनंदन सभा का आयोजन किया गया। इस मौके पर ओड और गुर्जर समाज के सदस्यों ने केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव का फूलों से और 51 किलो की माला सहित 51 मीटर का साफा पहनाकर स्वागत किया। जिस समय केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव का काफिला सभा स्थल पर पहुंचा तो बैंड, नगाड़े और देशभक्ति गीत गाकर और अब की बार 400 पार के नारे स्थानीय ओड और गुर्जर समाज के लोगों ने लगाने शुरू कर दिए। लोगों को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने दोनों समाजों के सम्मानित सदस्यों का तहे दिल से आभार व्यक्त करते हुए कहा कि वे इस सम्मान के लिए उनके सदैव आभारी रहेंगे। उन्होंने कहा कि उन्हें आज गर्व महसूस हो रहा है कि वे अलवर लोकसभा सीट से भाजपा के उम्मीदवार हैं, जिसे इन दोनों ही समाज ने हमेशा भरपूर प्यार और मान सम्मान दिया है। उन्होंने कहा कि राज्य और केंद्र की डबल इंजन की सरकार अलवर लोकसभा क्षेत्र में विकास की गंगा बहाने के लिए तत्पर है। आगामी 19 अप्रैल को भारी संख्या में मतदान कर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प अब की बार 400 पार को पूरा करने का मन अलवर लोकसभा के लोगों ने बना लिया है। आज एकत्रित हुए इस जनसमूह द्वारा मिले इस भाव विभोर कर देने वाले प्यार और सम्मान को देखकर वे खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि दोनों ही समाज में वीर योद्धाओं ने जन्म लिया है। ये अलवर जिला वीर सपूतों और बाबा मोहन राम जैसे प्रतापी संतों की धरती है। उन्होंने कहा कि उन्होंने बाबा मोहन राम की तपोस्थली से जिले में चुनावी यात्रा प्रारंभ की है। कुशलता के साथ लेकिन बड़ी मेहनत करके मुझे दर्शन करने का सौभाग्य दिया। ऐसे मेरे मित्र तो बड़ा अच्छा है। भारतीय जनता पार्टी ने मुझे अलवर से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विशेष कृपा से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी, हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व माननीय अमित शाह जी, माननीय राजनाथ सिंह जी ने मुझे यहाँ से हमारे मुख्यमंत्री भजन लाल जी, प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी जी और अलवर के सभी वरिष्ठ नेताओं ने आपके प्रत्याशी के रूप में मेरे को यहाँ से नॉमिनेट किया। और ये एक संयोग है कि जिस दिन मैंने अलवर में प्रवेश किया, मैंने सबसे पहले आशीर्वाद बाबा मोहन राम का तो मांगा ही, पर बाबा मोहन राम का आशीर्वाद से पहले मिलकपुर के गांव के आगे भी मैंने सबसे पहले आशीर्वाद। और जब बद्रीनाथ जी की मैं यात्रा पे जा रहा था तो कुछ समाज के भाई आए, बोले जी ये हिंदुस्तान में लोकतंत्र आया है, हमारे गांव में कोई वोट मांगने नहीं आया। मैंने कहा आपका गांव कौन सा है? बोले जी सिरिस्का में पहाड़ी के ऊपर एक रास्ता। तो मैंने कहा भाई मैंने चुनाव अभियान की शुरुआत तो मिलकपुर से करी थी और मैं चुनाव अभियान की अंतिम सभा किरास्का में संबोधित करूंगा, ऊपर पहाड़ पे चढ़ के आऊंगा। लेकिन मोदी जी का जो नारा है सबका साथ सबका विकास, तो भिवाड़ी के मिलकपुर से लेकर किरास्का तक बैठे हुए 36 बिरादरी के विकास का मैं संकल्प लिया। 36 बिरादरी के काम के लिए मैं दिन और रात आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने को तैयार। हमने देखा है भारतीय जनता पार्टी के हमारे नेता, प्रदेश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने बहुत तरक्की करी है। भारत ने उन ऊंचाइयों को छुआ है जिन ऊंचाइयों में भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनी है। लेकिन केवल सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनना नहीं, उस अर्थव्यवस्था के जो लाभ का विस्तार है वो सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों तक हो, ये करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। दोस्तों, कई बार ये लोग पूछते हैं कि कश्मीर में 370 हुआ, तो कश्मीर में 370 से क्या फायदा हुआ? कश्मीर में 370 से बहुत फायदे हुए। देश तो एक हुआ ही, क्योंकि हमने भारत का विभाजन होते हुए देखा था, लेकिन भारत को एक होते हुए हमने 370 पे देखा है। लेकिन 70 साल तक कैसी कांग्रेस की सरकार चली कि कश्मीर में जो गुजर भाई थे, वो जो कश्मीर के बर्फीली वादियों में भारत की सेना को भी रसद पहुंचाने का काम करते थे, भारत की सेना का भी हौसला बढ़ाने का काम करते थे। वो हमारे गुजर भाई जो ओबीसी समाज के भाई थे, उनको ओबीसी का रिजर्वेशन नहीं था क्योंकि 370 था। ये तो 370 हटा तो पंचायत से लेके सब जगह हमारे कश्मीर के पहाड़ी में बैठे हुए भाइयों को भी आज जनप्रतिनिधित्व का एहसास हुआ है। ये एहसास कोई कम नहीं है।
लोकतंत्र को हम नीचे तक लेके गए हैं, लोकतंत्र को हम आम आदमी के लिए लोकतंत्र को लेकर के गए हैं। ये नरेंद्र मोदी जी का शासनकाल है। लोकतंत्र में जब नरेंद्र मोदी जी किसी को सम्मान देने की बात करते हैं तो किसान को सम्मान निधि देने की बात करते हैं, विकास की बात करते हैं तो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क के साथ विकास करते हैं। भाइयों, हमारे बहुत सारे भाई लोग जो हैं वो जंगल में बसे हुए हैं लंबे समय तक। ये जो जंगल पे हमारे भाई लोग बसे हुए हैं, एक बात आई और इस बार जब हम वाइल्ड लाइफ एक्ट में परिवर्तन करने लगे तो एक बात हमारे पास सारे भाइयों की आने लगी। वो ये आने लगी कि साहब जब गांव का विस्थापन होता है, जब तक नया गांव नहीं बसता तब तक हमारे पशुओं के चारे का अधिकार, तब तक हमारे जो खेत जो पानी है पानी का अधिकार तब तक हमारा न लिया जाए जब तक पूरी तरीके से नया अधिकार ना हो। मैं यहाँ पर खड़े होकर के कह रहा हूँ, पर्यावरण मंत्री के नाते माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये हम लोगों को आदेश दिया कि सब लोगों की रक्षा होनी चाहिए और नया जो वाइल्ड लाइफ एक्ट में परिवर्तन आया है उसमें जो हमारे गुर्जर, रेबारी, अहीर जो जंगलों के बीच में बचे हुए हैं, जब तक उनका विस्थापन पूरा नहीं हो जाता उनके चारागाह के अधिकार और उनके पानी के अधिकार को छीन लेते। मित्रों, आप ये कल्पना करो, ये चीजें और परिवर्तन कब आते हैं, ये चीजें और परिवर्तन कैसे दौर में जाते हैं। ये चीजें और परिवर्तन तब आते हैं जब धरती की महक से उठे हुए लोग भारत सरकार के पार्लियामेंट में, भारत सरकार में सब जगह पे जाते हैं। देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी हैं जो देश के गरीब और हर समाज के दर्द को समझते हैं। ये छोटे छोटे परिवर्तन हमें कई बार महसूस नहीं होते, लेकिन जब मैं गाँव में जाता हूँ, और मैं केवल आपको राजस्थान की बात नहीं कर रहा हूँ, ये समाज में केवल राजस्थान में नहीं, मैं मध्य प्रदेश का प्रभारी रहा, रतलाम से लेकर के और हमारे खरगोन तक सारी नर्मदा की बेल्ट में हमारे सारे भाई लोग बसे हुए हैं। इस बार ये हुआ कि साहब राजस्थान आपने मध्य प्रदेश में एक लंबे समय से किसी गुजर भाई को सांसद का टिकट नहीं दिया, तो इस बार जब हमारी सरकार आई और राज्यसभा का टिकट हुआ तो हमारे इस बार बंसीलाल गुर्जर को मध्य प्रदेश से राज्यसभा में भेजा गया। और राजस्थान में भी सबसे पहले भैरव सिंह जी ने शिवचरण जी को सबसे पहले राज्यसभा में भेजा। ये भारतीय जनता पार्टी है जो समाज की इस मर्यादा को समझती है। और आज भी मध्य प्रदेश से भाई बंसीलाल को तो भेजा ही है, उत्तर प्रदेश से हमारे साथी और हमारे मित्र सुरेंद्र नागर को भेजा है, तो जम्मू कश्मीर में 370वीं छुट्टी और हमारे जो गुलाम रसूल भाई गुजर भाई है उसको भी भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रपति से नॉमिनेट करा के राज्यसभा का सदस्य बनाया। अब हमारे कुछ गांव बहुत तेजी से शहरों के नजदीक आ गए हैं। भिवाड़ी जैसे हमारे गांव बहुत आगे बढ़ गए हैं। अब हमारे नौजवानों का स्किल बढ़े, हमारे नौजवानों में नई इंडस्ट्री लगाने की ताकत बढ़े, क्योंकि पैसा तो है ही, मैं कितनी देर और प्रॉपर्टी का काम करोगे, तो स्किल करके नए उद्योगों की तरफ भी हमारे नौजवान जाए। इस और आगे ले जाने का काम ये हमारे समाज जैसे के लोगों का बनता है। हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि नौजवानों के लिए स्किल के वो रास्ते खोले जिसमें हमारे नौजवान केवल यही ना सोचे कि केवल प्रॉपर्टी बिजनेस होता है। भिवाड़ी की फैक्ट्री में हमारे नौजवान कई लगा भी रहे हैं, कई बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं, कई बहुत तरक्की भी कर रहे हैं, पर ये जो तरक्की की रफ्तार है ये और तेज होनी चाहिए। और मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि भारत सरकार की वो योजनाएं जो नौजवानों की तरक्की कराती है, भारत सरकार की वो स्किल ट्रेनिंग के प्रोग्राम जो नौजवानों की दिशा बदलते हो, उसको अपने 36 बिरादरी और सारे समाजों के बीच में लाऊंगा, ताकि जिन पे पैसा आए वो और पैसे को आगे बढ़ाए, उसकी बरकत को आगे बढ़ाए। ये बरकत बढ़ाने का भाव आज हमको राजनीति में अपने समाज के लिए करना होगा। भाइयों, आपने मुझे अपने बीच में बुलाया और डॉक्टर जसवंत जी कह रहे थे, मैं जानता हूँ कि आपका समय बहुत ज्यादा कीमती है। अगर ऐसे समय में जिस समय आपका बिल्कुल काम एकदम पीक पर आया हुआ है, क्योंकि ये तो ऐसा मौसम होता है, हल्का सा भी बादल छा जाए तो किसान के पूरे कलेजे में एकदम से धड़कन हो जाती है। राम जी बरसे उससे पहले हर आदमी चाहता है कि अपनी फसल को सही समय पे सही तरीके से निकाल के उसको ढंग से कर लें, क्योंकि हमारी जो इस समय में फसल आती है वो हमारे परिवार की शादी के लिए, बच्चों के खर्चे के लिए, नया मकान बनाने के लिए, अपने जीवन को नया बनाने के लिए आती है। ऐसे बड़े समय में जब आप काम में इतने महत्वपूर्ण हैं, आप आशीर्वाद देने के लिए आए हैं, मेरे जीवन में इससे बड़ा कोई और सौभाग्य नहीं है। मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ, 27 तारीख को मैं अपना नामांकन